आपके सामने सवाल ये रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका जो ब्रेड्थ है लेंथ से 3 मीटर कम है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि ब्रेड्थ है x, तो लेंथ हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर पार्क है चरखुट्टा दोस्तों, यही वाला रेक्टेंगुलर पार्क है। बोला कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका जो ब्रेड्थ है इसी पे एक आइसोसेलिस ट्रायंगल फिट है। आइसोसेलिस ट्रायंगल पता किसको कहा जाता है? तो आइसोसेलिस का मतलब दो समान भुजा वाला ट्रायंगल होगा दोस्तों यहाँ पे। तो बोला है कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बिल्कुल फिट है रेक्टेंगुलर ब्रेड्थ पे। रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रेड्थ है वो इस आइसोसेलिस ट्रायंगल के लिए बेस का काम करेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका बेस अगर आपने x माना है तो हमारा x हो जाएगा बेस इस ट्रायंगल के लिए। आइसोसेलिस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड यानी हाइट इसका 12 दिया होता है इस आइसोसेलिस ट्रायंगल का। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन कुछ इस तरह से है कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया, पहले मैं क्वेश्चन का थीम समझा रहा हूं आपको। इसका जो एरिया है दोस्तों, ये जो आइसोसेलिस ट्रायंगल है, आइसोसेलिस एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल, इसके एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। कुछ इस तरीके का कंडीशन बोल रहा है। अब समझ गए? अब टोटल चीज मैंने आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम मानेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो लेंथ बोला है रेक्टेंगुलर पार्क का, केवल मैं लेंथ लिख रहा हूं दोस्तों, इसका जो लेंथ बोला है वो बोला है ब्रेड्थ से 3 ज्यादा है। तो ये हमारा इसका लेंथ निकल गया रेक्टेंगुलर पार्क का। तो अब इसका आप एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो L इंटू बी होगा। आप यहां से निकालिए, L का वैल्यू आपके पास है x+3 और b का वैल्यू है x। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x गुना होगा x² देगा और प्लस ये 3x देगा। ये आपने रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकाल लिया। अब आप यहाँ पे ये जो आइसोसेलिस ट्रायंगल है दोस्तों, ये वाला, हम आइसोसेलिस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे निकाल देते हैं छोटे से जगह में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा ये पार्ट। तो एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल, तो हाफ बेस, बी मतलब बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस आपके पास जो है आइसोसेलिस ट्रायंगल का वो एक्चुअल में जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का वही आइसोसेलिस ट्रायंगल का बेस है। तो इसका भी हमारा जो बेस हो जाएगा x होगा और हाइट इसका 12 आपको दिया हुआ है। काटिए 2 से 6 बार में, तो इसका जो होगा 6x मीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों। देखिए आपने रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकाल लिया जो x² + 3 आया। आपने आइसोसेलिस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया 6x मीटर स्क्वायर आया। एरिया चुकी है तो मीटर स्क्वायर, ये यूनिट तो स्क्वायर में ही रहेगा। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का मेन थीम ये था, यही था कि इसका रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो आइसोसेलिस ट्रायंगल के एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। तो बस इसमें वैल्यू बैठा दीजिए। तो हमने रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया x² + 3x निकाला था, जबकि एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल 6x हुआ था। चूंकि 4 इसमें और जोड़ना है तब क्वेश्चन को, कंडीशन को ये फॉलो कर देगा। अब उसके बाद आपको इस तरह से सजा लेना है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आना है। 3x हुआ दोस्तों, 6x को इधर ले आएंगे और 4 को इधर ले आएंगे, उधर 0 बचेगा। तो यहां देखिएगा x², 6x में से 3x घटा दीजिए, 6 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -4 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। इन दोनों को गुना कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। तो x² इंटू -4 गुना कीजिएगा तो -4x² आया दोस्तों। साइड वाले का मल्टीप्लाई, फिर बीच वाले को तोड़ना होता है। तो कैसे तोड़िएगा इसको? तो इसको तोड़िएगा कि -3x ही रहे। तो देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं x² -4x और +1x लिख सकते हैं -3x को, क्योंकि ये माइनस में प्लस में घटाएंगे तो -3x आ जाएगा। यहाँ पे हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है -4x² दे रहा है और बीच वाले को तोड़ना होता है। इस तरह से तोड़ना होता है कि जोड़ तोड़ करने के बाद वापस वही दे। तो -4x में से 1x घटा देंगे तो -3x देगा। हमने -3x को इस रूप में इसीलिए तोड़ा है क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, -4x को इंटू
1x प्लस 1x है, तो माइनस ये देखिए, तो प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और x स्क्वायर देगा। तो -3x को इस तरीके से तोड़ा है दोस्तों कि इसका जो टूटा हुआ भाग है जोड़ने पे वापस जोड़ घटाव करने पे वही देगा, और गुना करने पर इन दोनों के साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर ये दे देगा, इसका टूटा हुआ भाग गुना करने पर। और बाकी साइड वाला तो वैसे ही उतरता है, साइड वाला हमेशा दोस्तों वैसे ही उतरता है, खाली बीच में तोड़ने का काम होता है। और जो टूटा हुआ भाग होता है उसको गुना करके देखते हैं कि इन दोनों के साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर दिया कि नहीं दिया, दिया तो ये टूटा हुआ सही है, बराबर 0। अब इसको आप खाली कुछ नहीं सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x और ये माइनस कितना था 4 था, बराबर 0। पेयरिंग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से x कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे -4 बचेगा दोस्तों। फिर प्लस वन कॉमन निकालिएगा यहाँ से, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं निकलने वाला है, तो कुछ नहीं निकलने वाला है तो 1 तो निकलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे भी सेकंड ब्रैकेट में भी हमको ऐसा चीज ही चाहिए। लिख दीजिए x -4, तो इसमें से क्या निकालेंगे कि इस टोटल में से क्या निकालेंगे, तो कुछ नहीं मिल रहा है दोनों में, तो +1 मिल रहा होगा, छुपा हुआ है, तो +1 निकाले दोस्तों, तो +1 कॉमन निकाले तो यहां से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा x। जब भी प्लस में कोई चीज कॉमन निकालते हैं तो जिसका जो पहले साइन रहता है उसका बाद वाला जो बचा हुआ पार्ट होता है उसका साइन वही रहता है। इसका साइन प्लस था, देखिए है, इसका साइन पहले क्या था माइनस, देखिए इसका बचा हुआ पार्ट का क्या है साइन माइनस है। तो जब भी साइन अगर प्लस में निकालते हैं दोस्तों साइन चेंज नहीं होता है, तो एक कॉमन निकालने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया, अब x -4 हुआ और इंटू x + 1 बचा बराबर 0, तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर हमारा 4 आएगा और x + 1 बराबर 0 था, तो x बराबर दोस्तों हमारा -1 आएगा। तो हमारा x बराबर 4 जो होगा वो आंसर के रूप में यूज होगा, और ये x बराबर माइनस जो है 1 ये नॉट पॉसिबल होगा। नॉट पॉसिबल क्यों होगा, तो आप लिख लीजिएगा बिकॉज x रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ, या बिकॉज x रिप्रेजेंट द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। और किसी भी चीज की जो लेंथ होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं ली जाती है, इसीलिए निगेटिव वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। सारा साउंड एक के बढ़ा के यहीं पे सब बजा बैठ रहा है। तुम क्या कर रहा है? चलना मैया कर चलना। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे दो ही चीज पूछा गया है कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसका ब्रेड्थ क्या होगा और उसका लेंथ क्या होगा। तो अगर हम चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ब्रेड्थ लिख दिए, मतलब समझ जाएगा रेक्टेंगुलर पार्ट का ब्रेड्थ का बात कर रहे हैं। तो x माने थे, तो आप x कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं, तो ये 4 मीटर इसका रेक्टेंगुलर पार्ट का ब्रेड्थ हो गया। अब इसका लेंथ बोला था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, मैं पूरा नहीं लिखूंगा शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों। तो हमारा जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्ट का वो x + 3 था मीटर में, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू आपने 4 लाया है और 3 जोड़ दीजिए ब्रैकेट के अंदर, और ये मीटर है हमारा 7 मीटर आया। तो आपका ब्रेड जो होगा इस रेक्टेंगुलर पार्ट का 4 होगा, और जबकि लेंथ जो होगा वो 7 मीटर का होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन ये बोला है कि एक पोल है, ए पोल हैज टू बी क्रिएटेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। दोस्तों आपको एक सर्कुलर पार्क के बारे में बात किया है, तो कुछ इस तरीके से हम बना लेंगे। एक सर्कुलर पार्क है, अब ये जो सर्कुलर पार्क है इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर दिया हुआ है 13 मीटर। आगे देखिए, बोला कि इस सर्कुलर पार्क पे एक पॉल लगाया गया है, पॉल का लोकेशन हमको बताना है। तो दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉल है, उसका नाम दे दिए एम, कोई भी कैपिटल लेटर से अल्फाबेट से नाम दे सकते हैं। मैंने पॉल का जो लोकेशन है इस सर्कुलर पार्क में, ये हमारा क्या है दोस्तों पार्क है ये हमारा, ठीक है। ये सर्कुलर पार्क का बात किया तो ये हमारा पार्क है। तो बोल रहा है कि सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पे कहीं पे एक पोल लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि इस सर्कुलर पार्क के इस पोजीशन पे यानी एम पॉइंट पे एक पोल का लोकेशन है। अब बोला है इस क्वेश्चन में कि ये जो सर्कुलर पार्क है इसका डायमीटर जो है दोस्तों वो कुछ 13 मीटर का है। कितना 13 मीटर का है। तो मान लीजिए दोस्तों इसका बाउंड्री ये डायमीटर हो गया, तो इसका डायमीटर का एंड पॉइंट ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये डायमीटर बोला है तो हमको डायमीटर बोला है कि 13 मीटर है। कितना है 13
मीटर लंबा डायमीटर है हमारा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। डायमीटर उसको बोलते हैं जो दोस्तों जो सर्किल के सेंटर से होकर जो लाइन गुजरता है और दोनों ये सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को टच करता है, 2 पॉइंट को टच करता है और सेंटर से होकर गुजरता है, उसको डायमीटर बोलते हैं। तो इस सर्कुलर पार्क में एक डायमीटर का चर्चा किया गया था और ये बोला था कि डायमीटर जो है वो 13 मीटर लंबा है। हो गया। और एक पोल का चर्चा किया था कि एक पोल गड़ा हुआ है सर्कुलर पार्क में कहीं पे, लेकिन बाउंड्री पे गड़ा हुआ है, तो पोल को हम एम पोजीशन पे गाड़ दिए। आगे देखिए, यही इतना बोला है, इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। ये तो दोस्तों ये जो डायमीटर के अलोंग जो पॉइंट है इसको गेट बोला है। तो बोला है कि इस एम पॉइंट का जो दूरी है ए से और इस एम पॉइंट का जो दूरी है बी से, ए और बी को दोस्तों डायमीटर के अलोंग विथ 2 अपोजिट पॉइंट था, उसको गेट बोला है। क्या बोला है? गेट है ये, यानी पार्क है तो गेट होगा ही, तो गेट है, गेट ए है, गेट बी है। तो बोला है इस पोल का जो लोकेशन है गेट ए से और गेट बी से, उसका डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के, यानी क्वेश्चन में ये बोला है एम ए और एम बी का डिफरेंस जो है दोस्तों 7 है। यानी जो पोल है उसका दूरी पहले वाले ए गेट से और इसी पोल का दूरी बी वाले गेट से, दोनों दूरी का जो डिफरेंस है वो हमको 7 मीटर दिया हुआ है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है दोस्तों? 7 मीटर दिया, यानी एम का ए से दूरी और एम का बी से दूरी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का है। ये क्वेश्चन बोला है, ध्यान से समझिएगा, A to Z आपको समझ में बात आ जाएगा। तो चलिए हम मानते हैं दोस्तों ये पोल है हमारा, ये क्या है? पोल है, कंसीडर कर लिए हैं, बाद में हम लिख देंगे उसको, ठीक है। तो ये है एम ए जो है दोस्तों x मीटर मान लिए अपने मन से, और जो एम बी की दूरी है वो y मीटर मान लिए हैं। x और y का मान हम बाद में निकाल लेंगे और आ जाएगा। अब एक चीज आप जान लीजिए, ये दोस्तों जो डायमीटर है, एम बी हमारा डायमीटर है, तो ये जो सेमी सर्कल होगा दोस्तों, ये सेमी सर्कल, एक तरफ का जो सेमी सर्कल होता है दूसरे पार्ट के सेमी सर्कल में, ये एक पहला वाला सेमी सर्कल है और ये दूसरा वाला ये सेमी सर्कल है। तो एक सेमी सर्कल दूसरे वाले सेमी सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, याद रखिएगा। समझ गए? अगर एक हाफ सेमी सर्कल जो होगा दूसरे वाले से अदर पार्ट में जो सेमी सर्कल होगा उसमें किसी बिंदु पर वो 90 डिग्री बनाता है, एंगल बनाता है। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट था। अब आगे चलिए, क्वेश्चन में इतना तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए, तो पोल से इस गेट की और पोल से इस गेट की दूरी का जो डिफरेंस था वो 7 दिया हुआ था। तो ए में कितना माने हुए थे? x, और एम बी कितना माने थे दोस्तों? y। तो x बराबर y हमारा निकल गया 7, तो x के रूप में यहां से निकाल लेते हैं, तो 7 प्लस y, इक्वेशन 1 बना लीजिए यहाँ पे। ये चीज समझ में आया? अब आगे बढ़िए, समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ऐसा सिचुएशन संभव है जो पोल जो है गेट ए और पोल जो है गेट बी से, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 होगा? क्या ऐसा संभव है? तो ये हमको चेकआउट करना होगा पहले। फिर बोला है इफ यस, अगर ऐसा संभव है तो आप क्या कीजिए, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड बी इरेक्टेड। बोल रहा है कि कितना दूरी पे ये पोल होगा, कितना दूरी पे ये इरेक्टेड मतलब खड़ा पोल, सीधा पोल, कितना दूरी पे ये जो एम पॉइंट पे जो पोल बैठा हुआ है पार्क में बाउंड्री पे, ये पोल ए से और बी से कितना कितना दूरी पे है ये आपको बताना है। समझ में आ गया? यही क्वेश्चन बोला था। तो अब आपको इतना तो समझ में अच्छे से आ गया होगा, मैंने समझाया। अब देखिए सिचुएशन भी बता दिया, तो आपको सबसे पहले मान लेना है लेट एम बी द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल। ये मान लेंगे कि जो हमारा एम पॉइंट है वो पोल का लोकेशन है, इतना मान लेना है। फिर आप यहां पे एक लाइन और लिख लीजिएगा, लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल एम फ्रॉम गेट ए बी x मीटर एंड गेट बी बी y मीटर। समझ गए? हम ये लिख दिए दोस्तों कि जो पोल है इसका दूरी गेट ए से x मीटर की है और ये जो पोल m है
इसका दूरी गेट बी से y मीटर है। यही मैंने इतना लिख दिया। अब आप इतना नोट डाउन कीजिए। पहले नोट डाउन ये वाला कीजिएगा, उसके बाद ये सिचुएशन उतारिएगा, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा, सिंस ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क। अगर कोई बड़ा आर्क का नाम लिखना होता है दोस्तों, या ये सेमी सर्कल देख रहे हैं, ये सेमी सर्कल, ये जो कलरफुल सेमी सर्कल है, इस एम पॉइंट पे 90 डिग्री बनाएगा, तो वही हम लिख देते हैं। ये आर्क अगर नाम लिखना हो, कोई बड़ा आर्क का, कोई भी आर्क का नाम लिखना होता है तो 3 लेटर से नाम लिखते हैं। तो ए और बी तो हो गया, एक दूसरा नाम यहाँ पे कुछ हम दे देते हैं। तो मान लीजिए हमारा ए एक्स, एक्स दे दिए यहाँ पे, तो ए एक्स बी जो है हमारा, ये जो आर्क है, एक तरह से जो ये सेमी सर्कल है, ये पूरा हिस्सा, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे ए एक्स बी formed an angle at point M B 90 डिग्री। लिख लिए। दैट इज हम बोल रहे हैं कि ये जो आर्क है हमारा, ये आर्क, यहाँ पे अपने मन से कोई पॉइंट दे दीजिएगा, अल्फाबेट लिख दीजिएगा, क्योंकि आर्क का नाम होता है दोस्तों 3 लेटर से लिखा जाता है। तो ये जो आर्क है ए एक्स बी, ये हमारा आर्क जो है पॉइंट दूसरे वाले आर्क पे, इस पे जो एम पॉइंट है वहां पे ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि ये डायमीटर है। तो ये जो डायमीटर है, तो ये पूरा सेमी सर्कल का काम करेगा। और ये जो सेमी सर्कल होता है, वो दूसरे वाले सेमी सर्कल के किसी पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। समझ में आ गया? तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, तो वही पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो दैट इज ए एम बी जो होगा हमारा, दैट इज ए एम बी जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। ये मैंने इसीलिए लिखा दोस्तों, ताकि हम ए एम बी को क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल घोषित कर सके। दैट इज ट्रायंगल ए एम बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल घोषित कर दिए दोस्तों। हम ए एम बी को राइट एंगल ट्रायंगल घोषित कर दिए। अब सारा काम पाइथागोरस पे होगा, ये नोट कर लीजिए। देखिए हमने ए एम बी को क्या बना लिया था, राइट एंगल, जहां पे एम पे 90 डिग्री दोस्तों। तो जब भी कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है। 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है दोस्तों, और पेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यही पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। अब जो मान है हम यहाँ पे सेट कर देंगे। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ए बी हमारा यहाँ हाइपोटेनस का काम करेगा, तो ए बी का स्क्वायर हुआ। और पी आपके पास परपेंडिकुलर यहाँ पे एम है, तो एम का स्क्वायर कर दीजिए आप, एकदम एम बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, ए बी जो है दोस्तों, सबका वैल्यू बैठाइए। तो ए बी का मान जो था यहाँ पे, डायमीटर आपके पास 13 दिया हुआ था, और आपने एम बी जो था वो y माना था, और एम ए जो था x माना था। सब यहाँ पे अलग से लिख दिए हैं। तो देखिए ये 13 का स्क्वायर हुआ बराबर एम जो दोस्तों कितना था, x का स्क्वायर, ठीक है। एम देखिए x माने थे, और प्लस ये हमारा y स्क्वायर हुआ, ठीक है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अभी जस्ट आपने निकाला है y बराबर 7 प्लस y निकाला था, x बराबर निकाला था। अब यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 दे देगा, x का स्क्वायर, x का वैल्यू आपने क्या लिखा है, 7 प्लस y लिखा है। तो आप इसको अच्छे से सजा के लिख सकते थे y प्लस 7 इस वैल्यू को, ठीक है। तो x का मान y प्लस 7 यहाँ पे रखते हैं दोस्तों। तो y प्लस 7 x का स्क्वायर है, तो ये x का मान है ना इतना, तो इस पे स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, प्लस है प्लस, और ये y स्क्वायर था, y स्क्वायर लिख दीजिए। हम कुछ नहीं किए दोस्तों, x के जगह पे ये वैल्यू बैठा दिए यहां से, ठीक है। समझ में आ गया? यहां लिख लीजिएगा साइड में फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे 1 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 से x के जगह पे ये वैल्यू बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कीजिएगा इसको आप। तो इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो 169 देगा आपको, और ये y स्क्वायर होगा आपके पास, और ये 7 का स्क्वायर होगा, और ये 14y होगा, और ये प्लस y का स्क्वायर होगा। कैसे? आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब ये जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये y स्क्वायर देगा, ये 49 देगा, और ये 14y देगा, और ये प्लस y स्क्वायर देगा, और इधर तो आपके पास 169 है ही। अब इसको हम लोग एक जगह सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 169 देगा दोस्तों, ये हमारा 2y स्क्वायर, y स्क्वायर, y स्क्वायर, 2y स्क्वायर सब जुट रहा है यहाँ पे, और ये हमारा 14 यानी 14y हुआ, 14y, और ये प्लस हमारा 49 हुआ।
इधर तो 169 है। इतना आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ये 2y² था दोस्तों, ये 169 को हम लोग उस साइड ले जाने वाले हैं। और ये हमारा 14 कितना था, 14y था, और ये हमारे पास 49 था, और ये 169 को उधर ले गए दोस्तों, तो बराबर 0 हो गया। इसको उधर ले गए, ऐसे तो होता है इधर 0, लेकिन हम इसको पलट के उधर लिख दिए 0, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इतना हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 2y² होगा, और ये 14y होगा, और ये -120 देगा दोस्तों, ठीक है, बराबर 0। 2 यहाँ सभी में मौजूद है, तो 2 सभी में मौजूद है, तो 2 कॉमन निकाल के बाहर कर लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए दोस्तों। 2 बाहर निकालने वाला है, यानी 2 से ये सभी कटने वाला है। कॉमन निकालने का मतलब उसका सेंस होता है डिवाइड करना। 2 निकालिए, 2 निकालिएगा तो यहाँ y² बचेगा, यहाँ 2 से काटिए इसको तो 7 बार में कटेगा, 7y बचेगा, और ये 2 से काटिए, ये 60 बार में कटेगा दोस्तों। +2 कॉमन निकाला है तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा। इसका साइन माइनस था, माइनस है, इसका साइन प्लस था, प्लस है, इसका साइन प्लस था, देखिए प्लस है। जब प्लस कोई चीज कॉमन निकालेगा उसका साइन चेंज नहीं होता है, बराबर 0। 2 कॉमन निकालिए, जो कॉमन निकालिएगा फिर इतना करने के बाद कॉमन को फेंक दीजिएगा उस साइड, तो ये 0 के नीचे चला जाएगा भागा में, तो y² प्लस 7y माइनस 60 डिवाइडेड बाय 0/2 होगा दोस्तों। तो ऊपर में कोई संख्या रहे, नीचे में कोई, ऊपर में 0 रहे, नीचे में कोई भी संख्या हो तो डिवाइड हमेशा 0 देगा, समझ गए। तो आपने y² प्लस 7y माइनस 60 = 0 निकाला। इतना आपने कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद मैं आगे बताता हूं, नोट डाउन कीजिए प्लीज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये y² और ये -60, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 60 y² आपके पास ये देने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया दोस्तों, ये -60 y² आया। ये हमको दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। अब इस 20 वाले को इस तरीके से तोड़िए कि इसका टूटा हुआ भाग जो होगा दूगो मल्टीप्लाई उसका इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर दे। तो देखिए 7y है, तो हमको इसको तो तोड़ के 7y रखना है, तो क्या आप इसको रख सकते हैं। अब ऐसा टेबल पढ़िए जो 60 आया ना, इन दोनों का प्रोडक्ट 60 कौन से टेबल में आएगा, तो 12 25 60 आता है। देखिए 12 5 जा 60, 10 6 जा 60, और बताइए बहुत सारा टेबल है, 15 4 जा 60। अब ये सभी में 60 देता है, हमको ये चाहिए। दोनों का जो प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर को, और ये हमेशा चेक करके देखना है। 60 इसमें भी दे रहा है, 60 इसमें भी दे रहा है, 60 इसमें भी दे रहा है, आखिर कौन सा हिस्सा हम लेना सही रहेगा। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो 60 दे, अब उसको चेक कीजिएगा कि बीच वाला दे रहा है कि नहीं। तो देखिए 12 में से अगर आप 5 घटाइएगा तो 7 दे देगा, बिल्कुल दे देगा दोस्तों, ये सही है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, अगर हम 10 में से 6 घटा दें तो क्या 7 देगा, 4 दे रहा है, ये रॉन्ग हो गया हमारा। मल्टीप्लाई में तो 60 देख रहा है, लेकिन जोड़ घटाव करने पे इसका टुकड़ा 7y नहीं दे रहा है, उसी तरह से ये भी नहीं देगा। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर दे रहा है 60, और साथ में घटाव करने पे, जोड़ घटाव करने पे बीच वाले के भाग के बराबर दे रहा है, यानी ये सही है, कुछ इस तरीके से टूटेगा। तो हम इसको लिखेंगे 7y है तो हमको रखना है, तो इसको आप लिखिएगा 12y प्लस में, और ये 7 लाना है तो -5y, और साइड वाला तो बिल्कुल वैसे ही लिखा होता है, ठीक है। ये आप लिखे बराबर 0 दीजिएगा। इतना करने के बाद आप पेयरिंग कीजिएगा, ठीक है, पेयरिंग किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों में y है, तो आप उसको y को कॉमन निकाल लीजिएगा। कॉमन निकालने का सेंस होता है डिवाइड करना। अगर आप इसमें से कॉमन निकालिएगा तो y² में से निकाले तो 2 को y है तो कट गया, तो y आया। 12y में से जब आप कॉमन निकालिएगा, क्या निकाले y, तो जो कॉमन निकालेगा उसे डिवाइड किया जाता है, y से y कट गया तो क्या बचा 12। अब उसी तरह से आप निकालिएगा। तो यहाँ से दोस्तों इस पेयर से मैं y निकाल रहा हूँ, तो y प्लस आपके पास 12 बचेगा, फिर माइनस इन दोनों में है, दोनों में चीज में माइनस से माइनस निकालेगा। ये दोनों ही हम देख रहे हैं कि 5 से कटने वाला है, तो यानी -5 से हम दोनों में -5 बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पहला ब्रैकेट में जो ऐसा चीज आएगा, सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी आपको वैसा ही चीज देखने को मिलेगा। ये दिमाग में आप बैठा लीजिएगा हमेशा के लिए। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले वाले ब्रैकेट में जो आता है, सेकेंड वाला ब्रैकेट आपको सेम वैसा ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप बहुत बड़े गधे हैं। आगे देखिए बराबर 0। अब उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे -5 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ y प्लस 12। अब ये हो गया, ये y प्लस 12, ये y प्लस 12 जो है वो बाहर निकाल लीजिए। तो ये हमारा y -5 बचा और ये 0 हुआ, तो y प्लस 12 बराबर 0 होगा।
तो y प्लस 12 बराबर 0, दैट मीन्स कि y बराबर आपके पास 12 उधर दीजिएगा तो माइनस में आएगा, एक निकाल लिए। दूसरा ये बराबर 0 कीजिए, और दूसरा जो है y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर जो आपके पास आएगा दोस्तों प्लस 5 आएगा। तो याद हमेशा ये रखिएगा कि जब भी आपको सॉल्व करने पे कोई निगेटिव वैल्यू दे वेरिएबल का, तो वो जो निगेटिव मान होगा वो आंसर के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता है। अब क्यों नहीं किया जाता है वो भी थोड़ा आप यहाँ पे जान लीजिए। ये जो आप y देख रहे हैं यहाँ पे, आप इस फिगर में y क्या माने थे, एमबी की लंबाई माने थे दोस्तों, y इसी को ना माने थे। तो ये हमारा एक्चुअली में लेंथ ऑफ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का ये पार्ट था। दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज y represent the length of the side of right angle triangle, that is MB, and we know that any side of length is cannot be negative। तो y बराबर आपने जो प्लस वैल्यू निकाला होगा एक्चुअली में आपका आंसर वही होने जा रहा है। तो सबसे पहले y का मान आपने निकाला, यानी कि ये वैल्यू आपने निकाल लिया, ये वाला लेंथ, यानी पोल M का दूरी जो B गेट से था वो कितना था, तो वो हमारा 5 मीटर की दूरी पे था। समझ रहे हैं, ये लंबाई, ये गेट B से। अब यहां देखिए, ये हो गया x बराबर आपने 7 प्लस y लाया था, तो 7, अब y का मान आपने 5 निकाल लिया, यानी कितना है दोस्तों 12। तो देखिए तो आया, ये लंबाई आपका 12 मीटर निकला, और जबकि ये लंबाई आपका 5 मीटर निकला। पोल M का जो डिस्टेंस था गेट A से वो 12 मीटर था, और पोल N का जो डिस्टेंस था गेट B से वो 5 मीटर था। और इसका क्वेश्चन में कंडीशन ये बोल रहा था कि पोल M का जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है A और B से, A से और B से, वो कितना है 7 है। तो देखिए तो ये दोस्तों कितना था, 12 लाया अभी आप, और ये कितना दिया था, लंबाई 5 दिया, तो 12 में से 5 घटाइएगा दोस्तों 7 दे रहा है। तो बिल्कुल हमारा ये कंडीशन सिचुएशन फॉलो करेगा, और ये हमारा 100% ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही तरीके से सेट किया गया है। समझ गए आप। लास्ट में क्या बोला था, इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा संभव है, तो लिखेंगे यस दिस इज पॉसिबल। अगर संभव है, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट शुड बी, ये क्वेश्चन बोला था। अगर ये मान संभव है तो ये जो पोल था M, इसका जो दूरी था गेट A से और गेट B से क्या दूरी था वही बताना था, जो कि आपने निकाल लिया। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।